सो ओके, तो अंजन क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिक्कत हुआ आपको बताओ। सर रेंज क्या होगा ये नहीं समझ। अच्छा, डोमेन और रेंज रिलेशन में क्या होता है, वो रिलेशन जो हम लिखते हैं, ठीक है, वो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखते हैं ना। तो उस ऑर्डर पेयर में जो पहले सेट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, और जो सेकेंड एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं रेंज। जैसे यहाँ पे सबसे पहली चीज आप देखो कि रिलेशन के अंदर R1 के अंदर किस टाइप के फॉर्म है, x, y ऐसे फॉर्म है, ठीक है, जहाँ पे x का देखो रेंज क्या है, x है -5 से 5 और x दिया हुआ है रियल वैल्यू से, x है रियल वैल्यूज। तो चलो इसको मैं बोर्ड पे लिख देता हूं अभी। x लाई कर रहा है -5 से 5, ठीक है, एंड हमें y दिया हुआ है 2x + 7। अब हमसे पूछा है y डोमेन और रेंज पूछा है, तो आ जाओ बोर्ड पे। अब देखते हैं, ये y दिया हुआ है और ये हमें x का रेंज दिया हुआ है। आप लोगों को क्लियर दिख रहा है ना, क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? ओके, सो अब देखिए एकदम ध्यान से समझो, x अगर -5 से 5 है, अब हमको क्या जानना है x का, ये देखो डोमेन क्या है यहाँ पे, तो क्लियरली मुझे डोमेन दिख ही गया। डोमेन क्या है, x के सारे वैल्यूज ना। ऐसा क्यों? क्योंकि जो रिलेशन है, रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट्स है ना वो सारे x, y के फॉर्म में है। और डोमेन क्या होता है यहाँ पे, डोमेन होता है सारे x के वैल्यूज, और रेंज क्या होता है, वो होता है सारे y वाले वैल्यूज। तो डोमेन, अब x का तो हमको पहले ही रेंज दे दिया -5 से 5, तो अगर मैं यहाँ पे डोमेन की बात करूं तो डोमेन हो गया -5 से 5, क्लोज ब्रैकेट दोनों जगह पे। अब बात करते हैं y का। y जो है वो 2x + 7 है। तो देखो इसको कैसे हम मैनिपुलेट कर सकते थे, इनइक्वालिटीज चैप्टर में ये मैनिपुलेशन थोड़ा हमने देखा भी है। तो देखिए अभी आप हमारे पास x है, हमको चाहिए 2 × x + 7। क्या करेंगे हम, इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना पूरा इनइक्वालिटी। तो अगर पूरे इनइक्वालिटी को देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ बनेगा -10, वहां बनेगा +10, और ये x की जगह हो जाएगा 2x। आई होप अंदर ये समझ में आया होगा कि x अगर -5 से 5 के बीच में लाई कर रहा है तो 2x कहां से कहां लाई करेगा, 2x लाई करेगा -10 से 10 के बीच में, राइट। अब 2x चाहिए सिर्फ नहीं ना, उससे मुझे 7 भी ऐड करना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 7 को ऐड कर देंगे इनइक्वालिटी के दोनों जगह। तो -10 + 7, 2x + 7, 10 + 7। आपको याद होगा यहाँ पे पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे हमने एक कांस्टेंट नंबर ऐड किया है, इसीलिए इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं है। इनइक्वालिटी के साइन में चेंज कब आता, जब हम एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, बस उस केस में, राइट। तो ये अपना क्या है, ये हमारा है y, ये कितना हो गया 10 + 7 17, और यहाँ पे -10 + 7 -3। तो ये हमारा क्या आ गया अंदर, ये आ गया हमारा रेंज। क्लियर है? यस सर। और किसको डाउट है, एक बार मैं फिर से फाइल दिखा देता हूं। और किस क्वेश्चन में डाउट था, चैट बॉक्स में बता दीजिए, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आगे दिखा देता हूं। यहाँ पे 10 11 12 13 14, किसी को नहीं लग रहा डाउट। आगे 15 16 17 18, एंड लास्टली 19 20 21। 9 बताना है। शिवम, इक्विवेलेंस रिलेशंस आप क्लास 12 में पढ़ोगे, अभी उसे स्किप कर दो, ठीक है गाइस। देखो आप लोगों को, ठीक है, इस चीज पे मैं डिस्कस करूंगा। कुंदन का कहना है 19, ठीक है कुंदन, 9 के बाद में आपका 19 पे आता है, ओके।
ओके, तो जैसे कि हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि x mod x, राइट, इस फॉर्म के रिलेशन है, और यहाँ पे x क्या है, x बिलोंग्स टू R। अब हमें निकालना है डोमेन एंड रेंज। तो चलो एक बार फिर से बोर्ड पे आते हैं। देखिए ये है 9, क्वेश्चन नंबर 9 ना, रिलेशन के अंदर जो सारे टर्म्स हैं वो सारे टर्म्स x mod x के फॉर्म में हैं, ठीक है, जिसमें कि x जो है रियल वैल्यू है। तो सबसे पहले यहाँ तो क्लियरली अपन को क्या दिखेगा कि x जो पहले एलिमेंट है, सारे पहले एलिमेंट के सेट को हम क्या बोलते हैं, डोमेन, और सेकंड एलिमेंट के सेट को क्या बोलेंगे, रिलेशन के केस में रेंज। तो यहाँ पे डोमेन क्या हो गया, डोमेन हमारा कहने के लिए x हुआ ना, और रेंज क्या हुआ, रेंज हुआ mod x। अब mod x लिख रहे हैं मतलब मैं एक वैल्यू नहीं लिख रहा हूं, x के सारे पॉसिबल वैल्यूज के लिए जो सारे पॉसिबल mod x होंगे उसकी वाले में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे x कहां से कहां तक जाएगा, ये जा रहा है ऑल रियल वैल्यूज, तो उस हिसाब से हमारा डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल वैल्यूज। अब आते हैं रेंज की बात करते हैं। तो आपको इनइक्वालिटी मॉडुलस में क्या पढ़ाया हुआ है, ये मॉडुलस क्या होता है, क्या ये कभी नेगेटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव देता है सर, ऑलवेज पॉजिटिव देता है, कौन बोला ये है, अनजान। अंजन मेरी सारी मेहनत पे पानी, चाय, नमक, मिर्च सब डाल के, नॉन नेगेटिव बोलो, नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं, क्योंकि जीरो भी तो आता है ना। सॉरी सर, नॉन नेगेटिव। ठीक है, तो नॉन नेगेटिव मतलब जीरो से लेके इंफिनिटी, इंफिनिटी पे ओपन ब्रैकेट और इस पे क्लोज ब्रैकेट। अगर मान लो कि ये x जो होता वो अगर हम लेते -2 से, एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, r की जगह पे मैं चेंज कर रहा हूं, बताना कि क्या आंसर में चेंज आता है। मान लीजिए जो x है वो लाई कर रहा है -2 से 10, -2 से 10 दोनों पे हम डाल देते हैं क्लोज ब्रैकेट, तो हमारा रेंज क्या हो जाता है उस हिसाब से, समझ रहे हो, मैंने बोला कि जो x है ना ये लाई करेगा -2 से 10, तो डोमेन तो हमारा यही आ जाता, रेंज क्या आता, रेंज कोई बताएगा रेंज क्या आता, कुंदन, डोमेन अगर -2 से 10 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, मतलब x -2 से 10 के बीच में लाई कर रहा है, तो mod x कहां से कहां लाई करेगा, सिद्धांत का आंसर आ चुका है 0 to 10, अंजन का आंसर आ चुका है 2 to 10, और कोई दूसरा आंसर देना चाहेगा, अंजन का आंसर है 2 से 10, सिद्धांत का आंसर है 0 से 10, राशि 2 to 10, दीक्षा का आंसर है 1 to 10, so ultimately we are getting 3 आंसर। बाकी लोग का क्या हाल है, आर्सेनल, दो कुंदन कुमार है यहाँ पे, दो कुंदन कुमार कैसे है यार, अच्छा अच्छा, अरे क्या हो गया, ओके, सो गाइस जब मैंने यहाँ पे -2 से 10 दिया ना, अब आपको समझना है, इसको ऐसे दिमाग में सोचो कि ये -2 से 10 जो था, इसको मैं -2 से 0 में ब्रेक कर सकता था और फिर 0 से 10 में ब्रेक कर सकता था। अब 0 से 10 का
आउटपुट क्या आता, 0 से 10 ही आता, राइट। अब बात करते हैं 0 से -2 से 0। अब देखो अगर मैं -1 का इनपुट देता तो आउटपुट -1 आएगा नहीं ना, मॉड में है तो आउटपुट आएगा 1। अगर मैं -1.5 देता आउटपुट आता 1.5। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि ये जो सेट है ना, अगर माइनस हटा दोगे इस वाले में से तो वो वाला हिस्सा भी तो इसी के अंदर आ रहा है और वो आउटपुट में तो कवर हो ही रहा है। आपको ये समझना है कि -1 का भी आउटपुट 1 होगा मॉड में और 1 का भी आउटपुट 1 होगा मॉड में। अगर यहाँ पे देख सकते हैं -1.5 तो -1.5 का आउटपुट भी 1.5 है एंड +1.5 का भी आउटपुट 1.5 है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे होगा 0 to 10, ठीक है। सो दीक्षा आपको समझ में आ गया 1 to 10 नहीं हो सकता क्योंकि हम मॉड की बात कर रहे हैं, मॉड्यूलस। ठीक है, ओके। सो कुंदन को डाउट है 9th में। कुंदन कौन से क्वेश्चन में डाउट था? ओके कुंदन, कौन से क्वेश्चन थे? 10 एंड 19। तो गाइस बस 2 क्वेश्चन और है, फटाफट उसे देखते हैं और फंक्शन चैप्टर शुरू करते हैं। 10 ओके। तो 10 में क्या है? 10 तो एकदम सिंपल सा है, ए के अंदर 2 एलिमेंट है, बी के अंदर 2 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी लिखना है तो क्या होगा 1,3 1,4 2,3 2,4, ठीक है। ए क्रॉस बी के अंदर टोटल 4 एलिमेंट दिख रहे हैं, तो पूछ रहे क्वेश्चन कि हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव। तो अगर ए क्रॉस बी के अंदर 4 एलिमेंट है तो उसके सबसेट कितने होंगे? 2 to the power 4 हो जाएंगे ना, और फिर वो 2 to the power 16 सबसेट जो होंगे वो लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या ये चीज क्लियर है कुंदन? कुंदन कुछ रिप्लाई करो। ओके, फिर ये एकदम सिंपल है कुंदन, यही रखना है 1,3 1,4 2,3 2,4, ये ए क्रॉस बी में आएगा। 4 एलिमेंट हो गए तो सबसेट्स कितने होंगे? 2 to the power 4। अगला फिर आपका क्वेश्चन था 19। अब ये 19 में क्या है? 2 ऑर्डर पेयर्स को इक्वल दिए हुए हैं, x - 2, 2y + 1 is equal to y - 1, x + y - 1, x +, ठीक है। चलो एक बार स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। तो जैसे कि ये लिखा हुआ है, ये दोनों ऑर्डर पेयर्स इक्वल है। अब जब 2 ऑर्डर पेयर्स इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे, मतलब दोनों का पहला एलिमेंट बराबर होगा एंड दोनों का दूसरा एलिमेंट बराबर होगा। तो x - 2 is equal to y - 1 हो जाएगा पहला इक्वेशन। दूसरा 2y + 1 is equal to x + 2, तो 2y + 1 is equal to x + 2। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 इक्वेशन आ गए और आप इसे सॉल्व कर सकते हो, क्लास 10 में चैप्टर ही था, राइट। एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ और फिर आपका आंसर यहां से आ जाएगा। बस आपको दोनों ऑर्डर पेयर्स को इस तरीके से सॉल्व करना था और कुछ नहीं करना, ओके। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं फंक्शंस चैप्टर से। और किसी को कोई डाउट है तो एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए, मैं फंक्शन चैप्टर अब शुरू करने वाला हूं। ओके, अच्छा उससे पहले
एक और चीज, अभी ऑलमोस्ट सारे लोग आ चुके हैं, तो सबसे पहले मुझे सबका रिजल्ट पता चल गया और मैं बहुत खुश हूँ कि इतना अच्छा रिजल्ट आया हो आप लोग। ट्रस्ट मी, लाइक जो मुझे पता है अवंती में जितने भी बच्चे थे क्लास 10 में, उसमें से लगभग 27 to 28% स्टूडेंट्स ने 90% या उससे ज्यादा स्कोर किया। वो शो करता है कि यहाँ के बच्चों ने कितनी मेहनत की और फैकल्टी ने कितनी मेहनत की। अब रहा बात, आप में से बहुत लोग डिसअपॉइंटेड थे अपने मार्क्स को लेकर कि मुझे इतना आना चाहिए था, इतना आ गया। तो गाइस वो चीज होती है, लाइफ है ये। अगर सब कुछ प्लान होकर चलता तो सारे अंबानी बने हुए रहते। पहली चीज। दूसरी, आप लोगों ने बहुत अच्छे से मेहनत की है, राइट? हो सकता है कि रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं था, बट क्या आपके हिसाब से बहुत ज्यादा गलत था? अगर वैसी बात है तो फिर आपको थोड़ा सा चेक करना होता कि कहाँ पे गलती हो गई एंड सो ऑन। बट अगर आपका जो टारगेट था उससे थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे है तो देन इट्स फाइन, बिकॉज अल्टीमेटली आपको समझना पड़ेगा कि जितना आप प्लान करके चलोगे कभी उससे बेटर होता है तो कभी उससे नीचे रह जाता है, हमेशा उस प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलता। क्लियर? एंड मोर ओवर अभी जिस तरीके से आप लोग टेस्ट वगैरह में परफॉर्मेंस कर रहे हो, धीरे धीरे आप लोगों का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। तो जो 10th का रिजल्ट है ना, अब जो आ गया उसको आप भूल जाओ, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर हो सकता है आप में से किसी के मार्क्स कम आ गए हो और अभी आप सोच रहे हो कि ये आपके करियर में एक बहुत बड़ा डेंट होगा, तो दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। क्लास 12 का मार्क्स इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन योर क्लास 10 का मार्क्स, ठीक है? क्लास 10 के मार्क्स से बस एक ही फायदा होता है, वो है क्लास 11 में एडमिशन मिलता है। मान लो यहाँ का जो अच्छा स्कूल होगा वहाँ पे क्लास 11 का कट ऑफ थोड़ा हाई होगा, दैट्स ऑल। इसके अलावा क्लास 10 का जो परसेंटेज होता है उसका कुछ ज्यादा यूज नहीं हो पाता, बट क्लास 12 बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत सारे जॉब्स होते हैं जो कि क्लास 12 के परसेंटेज के ऊपर दिए जाते हैं। उसके बाद बहुत सारे कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया जो है, कॉलेजेस में आपका एडमिशन का जो बात होगा वो क्लास 12 के परसेंटेज पे होगा, राइट? तो क्लास 12 इज फार मोर इम्पोर्टेंट। अब आप सबसे यही रिक्वेस्ट होगा, मान लो किसी ने भी अगर 90% स्कोर किया है या उससे ज्यादा स्कोर किया है, आई थिंक यहाँ पे अभी 14 लोग में से लगभग 3 से 4 लोग हैं जिन्होंने 90% या उससे ज्यादा स्कोर किया है, राइट? इनफैक्ट जहां तक मुझे पता है कि एक दो को छोड़कर इस लिस्ट में सारे के सारे 80% के ऊपर ही है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होगा और आपका अप्रोच भी होना चाहिए कि जितना भी परसेंटेज आपने क्लास 10th में स्कोर किया है उससे नीचे मत आना क्लास 12th में। टारगेट इतना रखो कि उससे ऊपर ही जाओगे। ये काइंड ऑफ एक साइकोलॉजिकल थिंग होती है कि जब लेट्स से इन फ्यूचर आप कहीं पे इंटरव्यू के लिए बैठे हुए हो, ठीक है, हमने भी इंटरव्यूज वगैरह लिए हुए, तो क्या होता है कि हम ना कुछ चीजें तो दिखती हैं, अच्छा 10th में परसेंटेज 94 था, 12th में परसेंटेज 86 था, 94 भी अच्छा है, 86 भी अच्छा है, बट थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल थिंग आता है कि 10th के कंपैरिजन में इसका 12th का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा ड्रॉप हो गया। और अगर यही चीज उल्टा हो जाए, किसी ने 10th में 86 स्कोर किया और 12th में 94 स्कोर किया, तो ऑटोमेटिकली साइकोलॉजिकली कहने के लिए उसके बारे में एक पॉजिटिव चीज हमारे अंदर आती है कि 10th से 12th में इसने अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया, ठीक है? तो एक सिंपल साइकोलॉजिकल थिंग है, इसे ध्यान में रखिएगा। जितना परसेंटेज भी आपने 10th में स्कोर किया है, कोशिश करो कि उससे ज्यादा ही रहे, उससे कम ना हो, ठीक है? 1-2% चलेगा, ऐसा नहीं कि ऑब्वियसली बात है अगर मान लो किसी ने अभी 96% स्कोर किया है तो 12th में 96% स्कोर करना इज फार डिफिकल्ट, ठीक है? तो हो सकता है आप उसकी जगह पे 94 आ रहे हो, बट अगर आप वहीं पे 84 85 पे गिरकर आ गए तो दैट विल बी लिटिल बिट, ऐसा नहीं कह रहा कि बहुत बड़ा फ्लॉ हो जाएगा, बट एक छोटा सा साइकोलॉजिकल इशू हो जाएगा। Trust me, any percentage above 80 in class 12 is a very good percentage. कोई भी परसेंटेज 80 से ऊपर अगर है तो अच्छा परसेंटेज होता है, क्योंकि इंडिया में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पे 80% से ऊपर वालों को बेनिफिट नहीं मिलता, सबको बेनिफिट मिलता है। इनफैक्ट वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूं, IIM बैंगलोर, ठीक है, IIM बैंगलोर में उनको 90% चाहिए होता है 12th में, वहीं पे एक जगह है जहां पे मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया काइंड ऑफ। तो इसके अलावा आप बेसिकली हर जगह आराम से निकल जाओगे, क्लियर? तो इसे ध्यान में रखना एंड डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, जो हो गया वो हो गया। अब आपका फोकस होना चाहिए प्रेजेंट पे और 12th में किस तरीके से अप्रोच करना है, ये यहीं से सीखते सीखते जाओगे, राइट?
11th की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है 12th के लिए, इसे बस ध्यान में रखना। 11th जिसका अच्छा है ना 12th ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। 11th अगर किसी का वीक है 12th में वो बहुत स्ट्रगल करेगा। यस सिद्धांत, टारगेट करो 100% यार। कुंदन हाईएस्ट परसेंटेज इज 96.2 और 96.4। आपके ग्रुप पे शायद सौरभ ने मैसेज डाला होगा तुम्हारे, आई थिंक हाँ 96.2 है शायद, राशि के सेक्शन की स्टूडेंट है वो। ओके तो गाइस शुरू करते हैं टॉपिक के साथ, फंक्शंस। अब कुछ चीजें ना आपको ध्यान में रखनी है। जो ये टॉपिक है फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी भी अगर आप क्लास 12 में चले जाओगे ना एटलीस्ट 30-40% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो फंक्शन में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आपको एकदम क्लियर कट अप्रोच रखना पड़ेगा। मैंने ग्रुप पे भी मेंशन किया था कि ये जो टॉपिक है ये टॉपिक बाकी टॉपिक्स के कंपैरिजन में, अभी तक हमने जो भी टॉपिक्स किया है उसके कंपैरिजन में मुश्किल होने वाला है। ठीक है, आप में से जिसने जो भी टारगेट कर रहे हो कि अच्छा परसेंटेज स्कोर किया है या थोड़ा सा नॉलेज रखते हो 12th को लेकर, तो आपको पता होगा कि कैलकुलस कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो 12th का बोर्ड एग्जाम होता है ना, आपको 12th का बोर्ड एग्जाम, उसमें सीबीएसई के अकॉर्डिंग 44 मार्क्स सिर्फ कैलकुलस से आते हैं। 100 नंबर में से 44 मार्क्स सिर्फ कैलकुलस में से आते हैं। एंड कैलकुलस को एक सिंगल चैप्टर नहीं है, कैलकुलस के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं, और उन सारे चैप्टर्स में से जो शुरुआत होती है वो फंक्शंस से होती है। जिसका फंक्शंस क्लियर होगा फिर लिमिट्स आता है, फिर कंटिन्यूटी आता है, डिफरेंशिएशन आता है और इंटीग्रेशन आता है। तो शुरुआत यहां से हो रही है कैलकुलस का। तो ऑटोमेटिकली ये चैप्टर इस अगेन जैसे अभी शिवम ने मेरे को पूछा इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, लास्ट क्लास में राशि ने मेरे से पूछा था रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, ग्रुप में भी कुछ लोग पूछ रहे थे। तो रिलेशंस एंड फंक्शंस आप क्लास 11th में भी पढ़ रहे हो, क्लास 12th में भी एक चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शन जो कि काइंड ऑफ कंटिन्यूएशन में होता है। तो इसलिए अभी 12th वाले पार्ट को नहीं टच किया गया है। यहाँ पे भी फंक्शंस में भी फंक्शंस का कंटिन्यूएशन भी होता है वहां पे 12th में, राइट। बट अभी हम 11th वाला पार्ट करेंगे, और मेनली क्या क्या चीजें मैं कराऊंगा मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे फंक्शंस क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे डोमेन, यहाँ पे भी डोमेन आता है, यहाँ पे भी रेंज आता है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शंस, उन सारे फंक्शंस का हमको ग्राफ पता होना चाहिए कि ग्राफ कैसा बनता है, उन सारे फंक्शंस का डोमेन क्या होता है, एंड उन सारे फंक्शंस का रेंज क्या होता है। ठीक है, तो अभी जो रहेगा मेरा टारगेट वो ये रहेगा कि फंक्शंस पढ़ाना है, फंक्शंस आपको समझ में आना चाहिए। जैसे आपको अब मैं रिलेशन पूछता हूं तो आपके दिमाग में आता है ना कि रिलेशन a क्रॉस b का सबसेट होता है, तो ठीक उसी तरीके से फंक्शंस का डेफिनेशन सबसे पहले दिमाग में क्लियर होना चाहिए। मुझे पता है 12th में आधे बच्चों को अभी भी फंक्शन का डेफिनेशन नहीं पता होगा। फिर आता है डोमेन एंड रेंज, यहाँ डोमेन और रेंज का मतलब क्या है वो भी देखेंगे। फिर आते हैं इंपॉर्टेंट फंक्शंस, इंपॉर्टेंट फंक्शंस में क्या क्या फंक्शन आएंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉग आप लोगों ने पढ़ लिया है कि लॉग a विद बेस b का मतलब क्या होता है, लेकिन लॉग का भी एक ग्राफ बनता है, तो लॉग का ग्राफ कैसा है, एक्सपोनेंशियल्स ग्राफ कैसे होते हैं। ठीक है, मान लो कि 5 टू द पावर x है, 7 टू द पावर x है, तो दोनों के ग्राफ में क्या क्या चेंजेस होंगे। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक सारे ग्राफ, आपने ट्रिगोनोमेट्रिक ग्राफ तो मेरे ख्याल से 10th में थोड़ा देख रखा होगा, बट यहाँ पे वो सारे ग्राफ देखेंगे। इसके अलावा अलजेब्रिक ग्राफ्स हो गए जैसे x स्क्वायर, x क्यूब, x पावर 4, इस तरीके के। और जब ये इंपॉर्टेंट ग्राफ हम सीख लेंगे ना तो फिर आती है कर्व स्केचिंग। कर्व स्केचिंग में क्या होती है कि मान लो कि आपको x स्क्वायर का ग्राफ पता है कि नहीं, यू के शेप में होता है, एकदम पैराबोला जो कहते हैं। अब x स्क्वायर का ग्राफ पता है तो उसके हेल्प से क्या मैं x स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ निकाल सकता हूँ, या फिर क्या मैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर का ग्राफ निकाल सकता हूँ। ये सारी चीजें भी आप यहाँ पे सीखेंगे, तो बहुत ज्यादा लॉजिकल होने वाला है, बहुत सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। इसके अलावा डोमेन रेंज, अब मान लो कि लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन क्या होता है, अब उस फंक्शन में अगर मैं थोड़ा सा चेंजेस कर दूं तो डोमेन में क्या चेंज आएगा वो निकालना है, एंड दैट इज
वेरी डिफिकल्ट। ग्राफ वाला पार्ट इजी होता है, 8 रूल्स होते हैं, अगर वो 8 रूल्स किसी ने भी याद कर लिए तो फिर ग्राफ बन जाते हैं। लेकिन जब आती है डोमेन रेंज तो यार बहुत लाइक जेई के हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत हाई लेवल तक इसमें क्वेश्चंस जा सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आप फंक्शंस चैप्टर के साथ। यस सलोनी, हम वो भी देखेंगे, सिग्नम फंक्शन हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। अच्छा, अब ये फंक्शन नाम सुने हो आप लोग, ठीक है, तो क्या चीजें दिमाग में आई प्लीज अनम्यूट करके बताओ, उसी के साथ रिलेट करना। फंक्शंस चैप्टर जब आप लोगों ने अभी ये नाम सुना फंक्शन, तो आपके दिमाग में क्या आया? कुंदन अनम्यूट करके बताओ आपके दिमाग में क्या आया? सर चैट में बता देते हैं। हाँ बताओ। देखो आप लोग ना ये मत लिखना, क्या कहते हैं एक्स स्क्वायर, ये सब मत बोलो, सिर्फ फंक्शन लिखा ना, तो फंक्शन वर्ड का मतलब आपके दिमाग में क्या है? शिवम अनम्यूट करके बता सकते हो, ये फंक्शन वर्ड सुनकर आपके दिमाग में क्या चीजें आई? सर मैथमेटिकल टर्म्स में कि डेली लाइफ टर्म्स में? डेली लाइफ। सर डेली लाइफ में तो कोई भी कोई फंक्शन, किसी का कोई काम होता है सर, इसी को बोलते हैं। जैसे कि आप अभी फोन से जूम के थ्रू बात कर रहे हो, अभी क्लास के बीच में आपके पास नेट भी पड़ा हुआ है, जूम ऐप भी इंस्टॉल्ड है, लेकिन अभी अगर आप क्लास नहीं अटेंड कर पाओगे तो हम क्या बोलेंगे? सर मेरा जूम ऐप ठीक से काम नहीं कर रहा है कि नहीं, मेरा जूम ऐप फंक्शन नहीं कर रहा है, तो ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा सर। हाँ, ठीक उसी तरीके से Yes, sir. अंजन का कहना है इनपुट फंक्शन आउटपुट, तो यहाँ पे भी कुछ उसी तरीके की चीजें होंगी, डेली लाइफ के साथ पहले रिलेट करना है और फिर मैं उसको मैथमेटिकली ले जाऊंगा। तो कोई भी एक जनरल चीजें यूज करते हैं, मान लो अभी मैंगो का सीजन चल रहा है, आई होप आप में से बहुत लोग डेली मैंगो खा रहे हो, तो मान लो किसी को यस सर। हाँ, तो मैंगो जूस पीना भी बहुत अच्छा लगता है। जब हम मैंगो को ठीक है काट कर जूसर में डालते हैं तो आपको क्या मिलता है? मैंगो जूस मिल जाएगा या कोई शेक वेक बना रहा होगा, राइट? अब यहाँ पे हमने इनपुट क्या दिया, हमारा इनपुट यहाँ पे क्या है? ये मैंगो है सर। मैंगो हमारा इनपुट हो गया। जूसर क्या है? मशीन है जो कि इनपुट में चेंज ला रहा है, और ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा आउटपुट, है कि नहीं? अब मान लो कि अंजन मैंगो खा खा के पक गया था, कल क्या किया वो? ऑरेंज लेके आया, बोलता ऑरेंज जूस पीना है, तो अब उसका इनपुट क्या हो जाएगा? यहाँ पे वो इनपुट चेंज करेगा, ऑरेंजेस हो जाएगा। ठीक है। अब जब ऑरेंज डाल रहे हो, मशीन वही है, तो क्या अभी आपको वो मैंगो जूस देगा? नहीं ना, अब क्या मिलेगा आपको? सर कितना रुपए किलो? कितने रुपए की बात नहीं है यार, अगर आप जूसर में ऑरेंज डालोगे ठीक है मैंगो की जगह पे, तो अब आपको क्या मिलने वाला है? ऑरेंज जूस ही मिलेगा ना। ऐसा तो नहीं कि अभी भी यस सर। राइट। तो अब यहाँ अगर आप रिलेट करोगे तो क्या हुआ कि जब हमने इनपुट चेंज किया, मशीन सेम था, तो हमारा आउटपुट चेंज हो गया, है कि नहीं? अब ये हमारा इनपुट हुआ, ये हमारा काम करने वाला मशीन है, ये हमारा आउटपुट है। सिमिलरली अगर मान लो कि किसी ने अब इनपुट और चेंज कर दिया, वाटरमेलन डाला, तो उसको वहां पे वाटरमेलन जूस मिलेगा। तो यहाँ पे अगर सेम मशीन है और अगर हम अलग अलग इनपुट दे रहे हैं तो वहां से क्या हो रहा है? अलग अलग आउटपुट आएगा। तो अब यहीं पे जो ये इनपुट वाला जो चीज होता है ना, उसको हम मैथ्स में क्या बोलते हैं? फंक्शंस चैप्टर के अंदर उसे कहते हैं डोमेन। जो हम इनपुट दे रहे हैं ना, उसको हम कहते हैं डोमेन, फंक्शंस चैप्टर। और ये वाला जो पार्ट है
इसको हम कहते हैं रेंज। ठीक है, साथ में एक और चीज होती है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। अच्छा आप देखो तो यहाँ पे कौन सा चीज डिपेंडेंट है, ये साइकिल देखो, मैंगो जूसर मैंगो जूस, कौन सा चीज डिपेंडेबल है? मैंगो जूसर। मैंगो जूस डिपेंडेबल है, किस पे डिपेंडेबल है ये? मैंगो और जूस मैंगो पे पे। जूसर पे। इनपुट पे भी डिपेंडेबल है और मशीन पे भी डिपेंडेबल है कि नहीं? तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज आई कैन से डिपेंडेबल क्वांटिटी, और इंडिपेंडेंट क्या है, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, राइट? जो हमारा इनपुट हो गया वो इंडिपेंडेंट है, आप जिस तरीके से इनपुट दोगे आउटपुट उसी के हिसाब से चेंज होते रहेगा, राइट? अब मैथमेटिक्स में इन्हीं चीजों को, अच्छा एक और चीज, ऐसा तो नहीं है कि हम जूसर में कोई भी चीज डालेंगे तो हमें हमेशा उसी का जूस निकल कर आएगा, ऐसा चीज है क्या? मान लो कोई वो थोड़ा सा कल के मार्क्स के बाद परेशान हो गया था, वो क्या कर रहा है कि पत्थर उत्तर डाल दिया जूस में, पत्थर उत्तर डाल दिया, तो अब क्या आपको पत्थर का जूस मिलेगा? क्या होगा उस टाइम पे? क्या आपका जूसर ठीक से फंक्शन करेगा? उसमें सर जूसर का जूस निकलेगा। जूसर का जूस निकलेगा, ठीक है? वहां पे आपका जो मशीन है वो टूट जाएगा। साउथ की मूवी देखते हो तो फिर ब्लेड इधर ग्लास उधर राइट? तो यहाँ क्या चीज हम देख रहे हैं कि एक मशीन होता है ना, तो उस मशीन के लिए भी कुछ पर्टिकुलर इनपुट डिफाइंड होते हैं, है कि नहीं? कुछ पर्टिकुलर इनपुट डिफाइंड होते हैं, वो उन्हीं इनपुट के अकॉर्डिंग में काम करेगा। अगर उस इनपुट के जगह पे आप कोई दूसरी चीज डालते हो जो वो नहीं ले सकता है इनपुट, तो उस केस में क्या होगा, वो मशीन अच्छे से काम नहीं करेगा। इन दिस केस पत्थर डालोगे मशीन टूट जाएगी, ठीक है? आपको जो जूस चाहिए था वो नहीं मिलेगा। तो अब मैथ्स में ही फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा स्क्रीन घुमा देता हूँ अभी। मान लो कि फंक्शन है हमारे पास, जनरली हम फंक्शन को ना f ऑफ x से डिनोट करते हैं, जैसे आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था पॉलिनोमियल को हम p ऑफ x से डिनोट करते हैं, यहाँ फंक्शन को f ऑफ x से डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है बेसिकली कि फंक्शन जो है वो x वेरिएबल के टर्म्स में। तो सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेता हूं यार, x2, ठीक है? अब ये क्या है, इसमें समझो बात कैसे चलेगा, ठीक इसी तरीके से साइकिल बना लेते हैं। एक डोमेन आएगा, यहां से फंक्शन लगेगा और एक आउटपुट आएगा। तो मैं सिंपल सा वैल्यू ले लेता हूं, -2, -1, 0, 1, 2, ये मैंने इनपुट डाला। अब बताइए यहां से कोई भी इनपुट जाएगा, ये हमारा इनपुट वाला सेट है और ये हमारा आउटपुट वाली चीज है, ठीक है? अब मशीन क्या कर रहा है, मशीन आपको स्क्वायर करके देगा, जो भी हम इनपुट डालेंगे उस इनपुट का स्क्वायर करके देगा। तो बताओ -2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। तो यहां हमको क्या दिख रहा है कि -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4, -2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो ये 4 आया, और ये 2 का स्क्वायर करोगे तो ये भी क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है? अब फिर बात करते हैं इस -1 का, -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, वो आएगा 1। तो अब -1 का स्क्वायर भी 1 एंड +1 का स्क्वायर भी 1, एंड लास्टली 0 के लिए देखेंगे तो उसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, राइट? सो यहाँ फंक्शन का काम क्या था, फंक्शन का काम था कि जो भी हम इनपुट देंगे उस इनपुट को वो स्क्वायर करेगा, उस इनपुट को उसके साथ मल्टीप्लाई करेगा और आपको आउटपुट देगा। तो अब यहाँ पे हमारे इनपुट्स क्या क्या थे, -2, -1, 0, 1, 2, हमारे आउटपुट उसके अकॉर्डिंग में क्या है, 4, 1 एंड 0, ठीक है? अब डोमेन क्या होगा यहाँ पे, तो डोमेन होगा जो जो इनपुट हमने दिया है, इनपुट दिया था ये वाला, तो हमारा डोमेन क्या होगा, डोमेन भी होगा -2, -1, 0, +1, +2, रेंज क्या होगा 4, 1, 0, ठीक है? यहाँ पे इंडिपेंडेंट कौन है, तो इंडिपेंडेंट वैल्यूज ये है, डिपेंडेंट वैल्यूज कौन से है, तो ये डिपेंडेबल वैल्यूज है, ठीक है? क्योंकि स्क्वायर कर कर आया। अब ये जो चीज मैं दिखा रहा हूं ना कि मैंने इनपुट सेट को एक सर्कल में डाला, आउटपुट वाले सेट को एक सर्कल में डाला,
और फिर मैं एलिमेंट्स को लिंक कर रहा हूँ, तो इसको कहते हैं फंक्शन मैपिंग। जिस तरीके से आप लोगों को मैंने A क्रॉस B समझाया था ना, सिंपल सा A सेट का सर्कल बनाया था, उसके अंदर एलिमेंट्स थे, B सेट का सर्कल बनाया था, उसके अंदर एलिमेंट्स थे, और फिर मैंने उन एलिमेंट्स को क्या किया था, जोड़ा था। ठीक है, तो जोड़ा था मतलब क्या है, बस दिखाया था कि ये वाला वैल्यू इसके साथ कनेक्टेड है, अगली वाली वैल्यू इस तरीके कनेक्टेड है। तो A क्रॉस B में कोई लॉजिक नहीं होता था, रिलेशन में कुछ पर्टिकुलर लॉजिक फॉलो करते थे वो लोग, रिलेशन में एक प्रॉपर सेट ऑफ रूल के साथ काम करेंगे। आपको ऐसा नहीं होगा कि ये वाला वैल्यू इसके साथ रिलेटेड है और ये वाला वैल्यू किसी और के साथ भी रिलेटेड है। अब देखो, जैसे हम कहते हैं ना कि कोई चीज फंक्शन अच्छे से कब करती है, जब हम इनपुट अगर दे रहे हैं कोई, तो उसके लिए एक वेल डिफाइंड आउटपुट आना चाहिए, है कि नहीं। जैसे कि हमने जूसर में मैंगो डाला है इनपुट के फॉर्म में, तो हमें मैंगो जूस मिला, तो हम कह रहे हैं कि हमारा जो जूसर है बहुत अच्छे से काम कर रहा है, प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है। लेकिन इसी की जगह पे अगर मैं मैंगो डाल रहा हूं, तो कभी मैंगो जूस देता है, कभी ऑरेंज जूस देता है, कभी वाटरमेलन जूस देता है। ठीक है, तो एज अ पर्सन तो मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मशीन के बारे में मैं क्या बोलूंगा कि ये मशीन ठीक से काम नहीं कर रहा, राइट। तो फंक्शंस में भी क्या होगा, मैथमेटिकल फंक्शंस में, कि अगर आप उस एक्सप्रेशन में x की कोई एक वैल्यू डाल रहे हो और उस x की कोई एक वैल्यू डालने के कारण कभी आउटपुट मान लो A आता है, कभी आउटपुट B आता है, कभी आउटपुट C आता है, तो एक इनपुट के कारण अगर अलग अलग आउटपुट आते हैं, तो हम यहाँ पे भी बोलेंगे कि वो फंक्शन मैपिंग नहीं है। जैसे यहाँ देखिए ठीक से, ये -2 तो एक ही वैल्यू के साथ रिलेटेड है, अब -2 और +2 दोनों ही एक वैल्यू के साथ रिलेटेड है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है कि हम अगर इनपुट दे रहे हैं, तो उस इनपुट के लिए हमें एक वेल डिफाइंड आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, तो इस इनपुट के लिए वेल डिफाइंड आउटपुट है, इसके लिए भी वेल डिफाइंड आउटपुट है। अब यहां कह सकते हो कि ये जो है, इस आउटपुट के लिए दो अलग अलग इनपुट हो सकते हैं, जो कि कंप्लीटली ट्रू है। हो सकता था कि आपने अपने स्विच बोर्ड में दो स्विचेस को ऐसा कर रखा था जिससे सेम लाइट जल रहा है, तो आपको पता है कि अगर मैं ये स्विच जलाऊं या दूसरा स्विच जलाऊं, दोनों केस में मेरा वही लाइट जलने वाला है। लेकिन अगर कुछ ऐसा होता कि अब ये 2 के लिए 2 4 के साथ भी रिलेटेड है और 2 0 के साथ भी रिलेटेड है, तो ये यहाँ पे फंक्शन ठीक से नहीं कर रहा, ये इनपुट नहीं आएगा, ये इनपुट हम डालेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमारा आउटपुट क्या आने वाला है। जैसे कि मान लो एक स्विच के साथ दो लाइटें कनेक्टेड है, कभी वो लाइट जलती है, कभी दूसरी लाइट जलती है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम उस स्विच को अवॉइड करेंगे या उसे ठीक कराएंगे। ठीक उसी तरीके से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम वो इनपुट देंगे ही नहीं जिसके लिए हमें वेल डिफाइंड आउटपुट ना आए। आ रही बात समझ में? कुछ रफ आइडिया आया कि फंक्शंस क्या होता है? कोई चीज डाउट है, कुछ समझ में कहीं दिक्कत हुई है, एक बार बता दो मुझे। कोई पार्ट जहां पे आपको दिक्कत हुआ है? हाँ शुभम बोलो। सर प्लीज 2 मिनट पहले का बता दीजिए ना, अभी आज नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत हो रहा है। यहाँ पे बस मैंने बोला कि ये जो इनपुट सेट है, इस इनपुट सेट के लिए वेल डिफाइंड आउटपुट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इस इनपुट सेट के लिए यहाँ पे वेल डिफाइंड आउटपुट आ रहा है, जिसे -2 किए तो -2 के साथ क्या होने वाला है, -2 का यहाँ पे होगा स्क्वायर और वो बनेगा 4। -1 डालेंगे तो -1 का होगा स्क्वायर, फिर आएगा 1। सिमिलरली ये 1 है, 1 का करेंगे स्क्वायर तो फिर से आएगा 1 एंड सो ऑन। तो यहाँ मैं ये कह रहा था कि जो इनपुट डाल रहे हो तो आपको पता है कि आउटपुट क्या आने वाला है, बट कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं, लिखूंगा यहाँ पे, जहां पे इनपुट के लिए ना आपको पता नहीं कौन सा आउटपुट आने वाला है, कभी ये आउटपुट आएगा, कभी कोई और आउटपुट आएगा। तो वैसे केसेस में हम क्या बोलेंगे कि वो इनपुट हम कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि फंक्शन में वही इनपुट कंसीडर किया जाएगा जिसके लिए एक वेल डिफाइंड आउटपुट होगा। एग्जांपल के तौर पे मैंने ये समझाया था कि देखो जैसे ये -2 और 2 हो गया, -2 और 2 दोनों किसके साथ लिंक्ड है, 4 के साथ लिंक्ड है। तो रियल लाइफ एग्जांपल में ऐसा हो सकता था कि एक लाइट है और उसके लिए आपने दो स्विचेस कनेक्ट कर रखे थे एक ही स्विच बोर्ड में। ठीक है, तो आपको तो पता है ना कि मैं चाहे ये स्विच जलाऊंगा या वो स्विच जलाऊंगा, दोनों ही सेम लाइट बोर्ड को, दोनों ही सेम लाइट को ऑन करेंगे। बट अगर उल्टा केस है, स्विच एक है और दो लाइट्स को ऑन कर रहा है साइमल्टेनियसली, नहीं, कभी एक को ऑन करता है, कभी दूसरे को ऑन करता है, आपको नहीं पता कि अभी मैंने स्विच ऑन किया तो लाइट 1 ऑन होने वाला है या लाइट 2 ऑन
तो उस केस में आप क्या करोगे, आप उस स्विच को अवॉइड करोगे, आप उसे पहले ठीक कराओगे, राइट। यहाँ पे भी कुछ वही लॉजिक है कि अगर कोई ऐसा इनपुट दे रहे हैं जिसके कारण कोई वेल डिफाइंड आउटपुट नहीं आ रहा, तो उस केस में हम उस आउटपुट को करते हैं अवॉइड, ठीक है, उस आउटपुट को करते हैं अवॉइड। और यही चीज जब आपको मैं किसी फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए बोलूंगा, जैसे ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये एक फंक्शन है। फंक्शन का मतलब क्या है गाइस, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एक मशीन है। ये मशीन क्या करता है, ये मशीन में आप इनपुट डालोगे एक्स का तो वो स्क्वायर करके आपको देगा। सिमिलरली हो सकता था कि हमने लिखा है x+2, सिंपल x+2, तो x+2 में क्या होगा, मैं इनपुट दूंगा x का तो आउटपुट क्या करेगा, उसमें 2 जोड़ के बाहर निकालेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी जब मैं आपको किसी फंक्शन का डोमेन पूछूंगा तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि डोमेन का मतलब होता है वो सारे इनपुट जिसके कारण फंक्शन का एक आउटपुट निकले, वेल डिफाइंड आउटपुट निकले, ठीक है। रेंज क्या होता है, रेंज होता है कि जो जो इनपुट डाला गया उस इनपुट के अकॉर्डिंग में रेंज क्या क्या निकल कर आया वो हमारा होता है, वो सारे एलिमेंट्स का जो सेट होता है वो होता है रेंज, ठीक है। कहीं पे और कोई चीज में दिक्कत हुई है, समझ में आया है कुछ, प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दो कोई भी पार्ट जहां पे अभी आपको नहीं समझ में आया, कोई चीज जो क्लियर नहीं हुई है। फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जहां पे इनपुट्स के लिए एक वेल डिफाइंड आउटपुट होता है। फिलहाल इतना ही, अभी और भी इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, रिलेशंस के साथ भी रिलेट करूंगा, बट फंक्शंस का मतलब कि कुछ इनपुट के लिए एक वेल डिफाइंड आउटपुट होता है, और वो आउटपुट कैसे निकलता है, कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होंगे, जैसे x² हो सकता था, sin x हो सकता था, जब हम 30 डिग्री डालेंगे तो sin 30 हाफ निकल कर आएगा, 45 डिग्री करेंगे तो sin 45 का वैल्यू 1/√2 आएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जो इनपुट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, जो आउटपुट होता है वो डिपेंडेंट होता है। वो डिपेंडेंट किस पे होता है, इनपुट के लिए भी डिपेंडेंट होता है एंड मशीन पे भी डिपेंडेंट होता है। मशीन पे कैसे डिपेंडेंट होता है भाई, ये देखो जूसर था, तो जब मैंगो डाला मैंने जूसर के अंदर तो मैंगो जूस मिला, हो सकता था कि जूसर की जगह पे आपने कटर रखे हुए, तो जब मैंगो डालोगे तो क्या करेगा, सिर्फ उसको कट कर देगा, तो वहां पे आपको आउटपुट क्या मिलने वाला है, आपको आउटपुट मिलेगा मैंगो के स्लाइसेस, मैंगो के पीसेस मिलने वाले हैं, राइट। तो मशीन को भी जब चेंज किया, मशीन चेंज किया, इनपुट सेम रखा, तो हमारा आउटपुट चेंज हो गया कि नहीं, राइट। तो यहाँ पे भी क्या हो सकता था कि ये सेम इनपुट है, अब वो फंक्शन को x² की जगह पे अगर मैं x³ कर देता तो इनपुट सेम है, मशीन चेंज किया, फंक्शन चेंज किया, तो उसके कारण आउटपुट में भी चेंज आ जाएगा। तो हमारा जो आउटपुट है, ये जो वैल्यूज है, ये आउटपुट किस पर डिपेंडेंट है, ये मशीन के ऊपर भी डिपेंडेंट है, और ये क्या इनपुट दे रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है, ठीक है, ओके। तो अच्छा, ये जो इनपुट वाले सेट को सर्कल बनाया, आउटपुट वाले सेट को सर्कल बनाया, और फिर इनके एलिमेंट्स को इस तरीके से एरो बना के मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, इसको कहते हैं फंक्शन मैपिंग। जिस तरीके से A क्रॉस B में मैंने ड्रॉ करके दिखाया था ना, जैसे कुंदन ने मेरे को एक अभी क्वेश्चन पूछा था क्लास के स्टार्टिंग में कि A अगर 1 2 है, B अगर 3 4 है, तो A क्रॉस B बताइए। तो A क्रॉस B में हम क्या करते हैं, यहाँ A लिखा, यहाँ B लिखा, यहाँ 1 2 लिखेंगे, यहाँ 3 4 लिखेंगे, और यहाँ पे सारे जो भी हो सकता था ये ड्रॉ किया। तो ये क्या होता था, ये A क्रॉस B का मैपिंग है। सिंपल सा मैपिंग मतलब कि इस एलिमेंट को उसके साथ सिंपल एरो डायग्राम से दिखा दिया कि ये लिंक है। हो सकता है कोई रूल के साथ लिंक हो सकता है कोई ऐसे ही लिंक करवा देना, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक पर्टिकुलर रूल फॉलो कर रहे हैं, इस केस में कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, सारे एलिमेंट्स को सारे के साथ लिंक करती है, राइट। तो ये मैपिंग डायग्राम कहते हैं हम मैथ्स में। मैपिंग डायग्राम का इंपॉर्टेंस क्या है, तो बस अंडरस्टैंडिंग क्लियर करता है। जैसे कि अंडरस्टैंडिंग में मानो कि मैं एक सिंपल सा डिस्कस करता हूं कॉन्सेप्ट फंक्शन मैपिंग। अब जैसे आप देख सकते हो कि इनपुट के अंदर भी कुछ नंबर्स हैं, आउटपुट के अंदर भी कुछ नंबर्स हैं, तो अल्टीमेटली इट्स अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स। अब जैसे x² है, तो x² में x जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा, होल नंबर होगा, रियल नंबर होगा, रैशनल होगा, जो भी एक मतलब फिक्स सेट ऑफ वैल्यूज होंगे।
तो उसके लिए एक इनपुट का सेट भी होगा और एक आउटपुट का सेट भी होगा। अब जैसे आपको पता चल गया कि हम x स्क्वायर कर रहे हैं, तो इनपुट में हमने डाल दिया कि x बिलोंग्स टू रियल वैल्यूज, तो अब हम वहां पे नंबर्स डाल रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि कोई बॉटल डालने लगेगा, कोई मोबाइल फोन डाल रहा है, राइट, हम खाली सिंपल नंबर्स डाल रहे हैं और उस नंबर्स का स्क्वायर आपको मिलने वाला है। ठीक उसी तरीके से फंक्शन मैपिंग में भी क्या होता है कि दो फंक्शन जो भी डिफाइन होगा वो एक सेट से दूसरे सेट के ऊपर डिफाइन होता है। तो यहाँ पे वही लिखा गया है, आपको पता होगा हमने रिलेशन में कैसे लिखते थे, R A to B, तो हम बोलते थे कि एक रिलेशन डिफाइंड है सेट A से सेट B के ऊपर, सेट A से सेट B के ऊपर एक रिलेशन डिफाइंड है, वो रिलेशन है R। अब वो रिलेशन कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर है, कुछ भी। अब यहाँ पे फंक्शन ठीक उसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन है, फंक्शन डिफाइंड है A से B के ऊपर, A एक सेट है, B एक सेट है। तो गाइस जो चीज आपको ध्यान रखना है कि f A क्रॉस B इज कंसीडर्ड अ फंक्शन, ये एक फंक्शन तभी कंसीडर करेंगे if दो कंडीशन होती हैं। पहला, every element of A has an output, every element of A has an output, okay? और वो आउटपुट किसमें होना चाहिए, वो आउटपुट होना चाहिए इन B। मतलब अगर मैं इस तरीके से लिख रहा हूं तो every element of A has an output in B। दूसरी चीज, every element of A should be map मतलब लिंक with only one element in B। तो ये बता रहा है सिंपल सा कि यार अगर f एक फंक्शन है A सेट से B सेट के ऊपर, तो A सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना उनके लिए एक आउटपुट होना चाहिए B में, ये है पहली चीज। दूसरी चीज, every element of A should be mapped with only one element in B, मतलब कि जो आउटपुट आएगा ना वो एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट आना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने यहाँ से एक एलिमेंट का इनपुट दिया और वहां से एक से ज्यादा आउटपुट आने लगे उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये दो चीज आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये चीज एकदम लॉजिकल है ना, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई चीज नहीं याद करने के लिए दे रहा हूं। आप मान लो ये इनपुट है, ये आउटपुट है, तो आप कैसे बोलोगे कि वो चीज फंक्शन है? आप तभी बोलोगे ना कि हर इनपुट के लिए एक वेल डिफाइंड आउटपुट है और एक इनपुट के लिए एक से ज्यादा आउटपुट ना हो, तभी आप बोलोगे ना कि वो चीज अच्छे से फंक्शन कर रही है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरी एलिमेंट ऑफ A हैज एन आउटपुट इन B, हर एलिमेंट A के लिए एक आउटपुट होना चाहिए B में, जब फंक्शन A से B के ऊपर डिफाइंड है। अगर B से A पे डिफाइंड होता तो हम बोलते कि B का हर एलिमेंट के लिए A में एक आउटपुट होना चाहिए। तो दूसरा स्टेप क्या बोला है कि एवरी एलिमेंट ऑफ A should be mapped with only one element in B। इसका मतलब इनपुट सेट से अगर हम एक भी एलिमेंट डाल रहे हैं मशीन के अंदर तो उसके लिए एक ही आउटपुट आना चाहिए, एक से ज्यादा आउटपुट नहीं आना चाहिए, ठीक है। हाँ सर एक बार रिपीट कर दीजिए। अभी क्वेश्चन करेंगे। ये देखो f a से b, ठीक है, एक फंक्शन है जो a से b के ऊपर डिफाइंड है, सेट a से सेट b के ऊपर डिफाइंड है। तो ये तभी डिफाइंड होगा जब ये दो कंडीशंस सैटिस्फाई होंगी। और कंडीशंस क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ A हैज एन आउटपुट इन B, A सेट का हर एलिमेंट के लिए B सेट में एक आउटपुट होना चाहिए। B A सेट के हर एलिमेंट के लिए B सेट के अंदर एक आउटपुट होना चाहिए। एंड every element of A should be mapped with only one element in B। A सेट के हर एलिमेंट के लिए हमको वहां पे एक ही आउटपुट आना चाहिए। इनपुट अगर आप डाल रहे हो A सेट के अंदर से कोई भी वैल्यू तो उसके लिए एक ही आउटपुट आना चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए इसको A सेट मान लो और इसको B सेट मान लो, तो हम क्या देख रहे थे कि इसके हर वैल्यूज के लिए वहां पे एक आउटपुट था। हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज भी बच गए होंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे 3 बच गया, यहाँ पे 7 बच गया एग्जांपल, ठीक है। तो हमको क्या दिख रहा कि इसमें क्या क्या है, -2 -1 0 1 2, यहाँ है 4 1 0 3 7,
यहाँ भी 5 वैल्यूज है, वहां भी 5 वैल्यूज है। ये हमारा इनपुट है, वो हमारा आउटपुट वाला सेट है, ठीक है। अभी आउटपुट नहीं बोलेंगे उसको, हम उसको कुछ अलग नाम से बोलेंगे जो मैं बाद में बताता हूँ। बट यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ए सेट है, ये बी सेट है। ए सेट के अंदर से हम कोई भी इनपुट दे रहे हैं तो उसके लिए बी सेट के अंदर आपको आउटपुट दिख रहा है, ठीक है। एंड ए सेट के अंदर से जब आप कोई भी वैल्यू का इनपुट दे रहे हो तो वहां दिख रहा है कि वहां सिर्फ बी सेट में एक ही एलिमेंट के साथ लिंक है, एक से ज्यादा के साथ लिंक नहीं है। जब ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तभी हम बोलेंगे कि ए से बी पे एक वेल डिफाइंड फंक्शन। क्या ये चीज क्लियर है? जिसने भी पूछा था, क्या ये चीज अभी क्लियर है आप लोगों को? यस सर। ठीक है। अब देखिए एक चीज जो यहाँ पे मैंने, जिसके ऊपर मैंने कोई कमेंट नहीं किया, वो है बी। मैंने ये नहीं बोला है कहीं पे भी कि बी के अंदर का कोई एलिमेंट खाली रह सकता है या नहीं रह सकता। क्या मैंने ऐसा कुछ बोला है यहाँ पे? कुछ बोला इस तरीके से? नहीं बोला ना। आप देख सकते हो कि मान लो अगर 37 जो मैंने लिखा है लास्ट में, अगर ये नहीं होता तो भी ये एक फंक्शन है, और 37 रख दो तो भी ये एक फंक्शन है, क्योंकि हमारा फंक्शन का कंडीशन जो है वो ए के एलिमेंट का बी के एलिमेंट के साथ मैपिंग के ऊपर डिफाइंड है। बी का एलिमेंट अगर कोई खाली रह जाए उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन ए सेट के अंदर का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। आई होप ये चीज क्लियर हो गया। तो बी तो ए पे डिपेंडेंट है ना? बी ए पे डिपेंडेंट है, बट जब हम फंक्शन डिफाइन करेंगे ना तो आपको ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसा लिखा होगा एग्जांपल के फॉर्म में। यहाँ देख लीजिए, मान लो कि ये डिफाइंड है रियल से रियल के, ठीक है। जब ऐसा लिखा होगा तो इससे क्या पता चलेगा आपको? ए और या फिर ए लिख दिया है, जो आउटपुट आता है ना वो डिफाइंड होता है। जैसे मान लो जो जूसर है, जूसर मशीन के लिए आउटपुट आप मैंगो जूस भी हो सकता था, वाटरमेलन जूस भी हो सकता था, ऑरेंज जूस भी हो सकता था। लेकिन अगर आपने सिर्फ उसमें मैंगो जूस का ही इनपुट दिया, मैंगो का ही इनपुट दिया, तो आउटपुट क्या आएगा? सिर्फ मैंगो जूस आएगा, वाटरमेलन जूस या ऑरेंज जूस नहीं आएगा ना। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे और भी वैल्यूज बचेंगी। हो सकता था कि ये भी रियल वैल्यू का सेट है, ये भी रियल वैल्यू का सेट है, बट इसमें से हमने कौन सा इनपुट दिया, उस इनपुट के लिए जो जो आउटपुट आया वो आउटपुट डिफाइन होगी ना इनपुट के अंदर। अब ये जो सेट होता है, क्योंकि फंक्शन दो सेट के ऊपर डिफाइन होता है, एक सेट से दूसरे सेट के ऊपर, तो आप खुद सोचो कि पॉसिबिलिटी तो है कि दूसरे सेट के अंदर कुछ एलिमेंट होंगे जो कि पहले सेट के साथ कोई रिलेशन में ना हो। पॉसिबल है कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा? आपका कंसर्न ये है कि यहाँ पे 3 भी है, यहाँ पे 7 भी है, राइट? आपका ये कंसेप्ट है। चलो मैं छोटा सा मैपिंग डायग्राम बनाता हूँ और इस कॉन्सेप्ट को पहले समझाने की कोशिश करता हूँ। One, two, three, X, Y, Z. एक बार यहाँ देखिए, ये मैंने 3 केसेस बनाए, ठीक है। केस ए, केस बी एंड केस सी। फंक्शन डिफाइन, फंक्शन कह रहा है कि ए सेट से बी सेट के ऊपर मैपिंग है, ए सेट से बी सेट के ऊपर मैपिंग है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें कौन सा चीज ठीक से फंक्शन कर रहा है? कौन सा चीज है जो ठीक से फंक्शन कर रहा है? हाँ सिद्धांत, मैं एक बार ना दरवाजा बंद कर देता हूँ, आवाज आ रही है।
ठीक है, अभी आवाज नहीं आएगा ध्यान। सो यहां इसको देखते हैं। तो ये क्या दिखा, 1 इनपुट के लिए आपने 1 का इनपुट दिया, y आउटपुट आया, 2 इनपुट दिया, y आउटपुट आया, 3 इनपुट दिया, z आउटपुट आया। तो जितने भी हमने इनपुट दिए, हर इनपुट के लिए एक वेल डिफाइंड आउटपुट है। पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि हर इनपुट के लिए एक ही आउटपुट आना चाहिए। तो यहाँ पे भी हर इनपुट के लिए हमें एक ही आउटपुट दिख रहा है, तो दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। इस केस में 1 इनपुट दिया, आउटपुट आया y, 2 इनपुट दिया, आउटपुट आया y, ठीक है। लेकिन 3 इनपुट के लिए कोई आउटपुट आया ही नहीं, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, और पहला कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो दूसरे कंडीशन की भी बात कोई है ही नहीं। थर्ड की अगर देखें तो जब 1 इनपुट दिया तो x का आउटपुट आया, 2 इनपुट दिया तो y का आउटपुट आया, z का भी आउटपुट आया। तो अच्छा, पहला कंडीशन देखते हैं। पहला कंडीशन कहता है कि हर एलिमेंट का a का हर एलिमेंट के लिए एक आउटपुट होना चाहिए। तो 1 के लिए भी आउटपुट है, 2 के लिए भी आउटपुट है, 3 के लिए भी आउटपुट है। पहला कंडीशन सेटिस्फाइड है। सेकंड स्टेप कह रहा है कि हर एक एलिमेंट जो इनपुट के फॉर्म में जा रहा है उसके लिए हमारे पास एक ही आउटपुट आना चाहिए। तो क्या हमारे उसके लिए इसे एक ही आउटपुट आ रहा है? 1 के लिए एक ही आउटपुट है, 3 के लिए एक ही आउटपुट है, लेकिन 2 के लिए क्या हो रहा है, दो अलग अलग आउटपुट आ रहे हैं। तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, और क्योंकि सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो ये भी फंक्शन नहीं होगा, मतलब ये फंक्शन मैपिंग नहीं है, ये फंक्शन मैपिंग नहीं है, सिर्फ फंक्शन मैपिंग है हमारा a। अब जो चीज आपको ध्यान देनी थी कि यहाँ पे देखो x जो है वो बच गया, x बच गया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हो सकता था कि x के लिए जो इनपुट चाहिए था वो आपने दिया नहीं। आपका कंसर्न क्या होना चाहिए कि मैं जो भी इनपुट दे रहा हूं उसके लिए एक आउटपुट होना चाहिए। जैसे कि यार फोन की बात करें, फोन के अंदर कितने सारे फीचर्स होते हैं, राइट? आप उसमें सोशल नेटवर्किंग कर सकते हो, गेम खेल सकते हो, वीडियो वगैरह देख सकते हो, गाने सुन सकते हो, लेकिन सिर्फ इतने पे काम खत्म हो जाता है। आप उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज कर सकते हो। जो बड़े बड़े लोग होते हैं, रास्ते में चल रहे होते हैं, वो अपना जीमेल पे ही सारा काम कर लेते हैं, राइट? और इसके अलावा कितने सारे आजकल एप्स निकल आए हैं, जो लोगों को काम करना होता है वो एप्स के थ्रू ही काम कर लेते हैं। तो अब क्या आप वो सारी फीचर्स यूज करते हो अपने फोन में? नहीं करते, राइट? लेकिन जब आप नंबर डायल करते हो तो कॉल जाना चाहिए। जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हो ग्रुप पे अपना रिजल्ट बताने के लिए, या फिर रिक्वेस्ट करने के लिए कि सर आज क्लास मत लो, आज टेस्ट मत लो, तो जब आप Zoom वीडियो कॉल, राइट? तो जब आप कोई इनपुट दे रहे हो और उसके लिए अगर वेल डिफाइंड आउटपुट नहीं आता, तभी हम कहते हैं कि वो फंक्शन नहीं कर रहा। आप ये तो नहीं कहते हो कि यार इस फोन में तो ये भी है, अच्छा मैं तो कैमरा वाला का बात ही भूल गया, लोग सेल्फी लेते रहते हैं, राइट? बहुत लोगों को आदत है कि स्टेटस चेंज करते रहने का। तो अब अगर कोई वो फीचर यूज नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो ये थोड़ी बोलेगा कि ये डिपेंडेबल है या इंडिपेंडेबल है। आपका जो इनपुट जाएगा उस फोन में, जो चीज आप करना चाहते हो, अगर वो फीचर नहीं काम कर रहा, तभी उस केस में हम बोलेंगे कि वो ठीक से काम नहीं कर रहा या वो फंक्शन ठीक से नहीं कर रहा। सेम चीज यहाँ पे भी है। बी सेट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बी सेट के अंदर सारे एलिमेंट जो है उसके लिए आप इसका लिंक होना जरूरी है। बी सेट के अंदर जो भी एलिमेंट होगा, ठीक है, कंडीशन बस ये होता है कि जो जो इनपुट दे रहे हो, अगर हम ए सेट को इनपुट मान रहे हैं तो, और फंक्शन डिफाइंड है ए से बी के ऊपर, तो ए सेट का हर इनपुट के लिए बी सेट में एक एलिमेंट होना चाहिए एंड सिर्फ एक ही एलिमेंट होना चाहिए, सिर्फ इतना रूल है। तो जिसको वो डाउट था कि सर ये वाला चीज नहीं समझ में आया, क्या आपको ये बात अब समझ में क्लियर हुआ कि हो सकता है कुछ और वैल्यूज है जो मैप ना हो? दिक्कत उससे नहीं है, दिक्कत है कि जब हम इनपुट दे रहे हैं तो उस इनपुट के लिए एक प्रॉपर आउटपुट होना चाहिए। फिर क्या ये चीज क्लियर है अभी? यस सर। अब अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो, तभी जाकर आगे क्लियर, मतलब पॉजिटिव वाइब के साथ निकलोगे। ठीक है ना शिवम, राइट? यस सर। शिवम, आपकी आवाज को क्या हुआ? आपका आवाज चेंज हो गया एकदम। आपसे तो आई थिंक बात हुई थी मेरी कल। क्या सर? आपकी आवाज बहुत चेंज हो गई है। कल ही आपसे बात हुई थी मेरी। कल नहीं हुई थी सर, दो शिवम है यहाँ पे। दो शिवम है?
मेरे को हमेशा एक ही दिखा, लेकिन आज भी एक ही दिख रहा है। ठीक है, एवं तो मेमोरेबल। तो गाइस अब देखिए, अब बात करते एक बार इसका, जैसे कि इधर देखिए, तो जैसे मैंने बोला कि फंक्शन ए से बी के ऊपर डिफाइंड है, तो जब मैं बात करूंगा डोमेन, तो डोमेन के अंदर क्या आएगा, ए आएगा। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या रेंज के अंदर फिर बी आएगा? सिद्धांत, आपके उसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूं। आप ये बताओ, क्या रेंज हमारा बी है? अगर एक फंक्शन डिफाइंड है गाइस, आप लोग चैट में बताइए, अगर एक फंक्शन डिफाइंड है सेट ए से सेट बी के ऊपर, ठीक है, सेट ए से सेट बी के ऊपर, अब डोमेन का मतलब क्या है? डोमेन का मतलब है जो सारे पॉसिबल इनपुट्स हमने दिए हैं, तो वो क्या है? ए, क्योंकि ए के अंदर का कोई भी एलिमेंट हम छोड़ेंगे नहीं, वरना वो फंक्शन मैपिंग में आता नहीं है, राइट? रेंज क्या होता है? रेंज देखो, डोमेन होता है ऑल पॉसिबल इनपुट, रेंज क्या होता है? डोमेन होता है ऑल पॉसिबल इनपुट, रेंज क्या होता है? अकॉर्डिंग टू इनपुट द डिफरेंट आउटपुट्स, तो जो जो हमने इनपुट दिया उसके लिए जो जो हमारे पास आउटपुट आया, तो मेरा क्वेश्चन है, तो क्या हम रेंज इज इक्वल टू बी बोलेंगे? यस, बोल सकते हैं। अभी शिवम का कहना है यस, आदर्श का कहना है हो सकता है, राशि का कहना है बी के सारे एलिमेंट जो ए से रिलेटेड हैं वो रेंज होंगे। राशि का जो कहना है गाइस, बी के अंदर के वो एलिमेंट्स जो ए के साथ रिलेटेड होंगे सिर्फ वो रेंज आएंगे। तो प्रॉपर डेफिनेशन तो यही हुई ना रेंज की, कि अगर फंक्शन ए से बी के ऊपर डिफाइंड है, यहाँ पे आप एग्जांपल देखे हो ना, बी सेट के अंदर एक एलिमेंट था जो कि मैप नहीं था, तो यहाँ पे रेंज क्या होगा? क्या यहाँ पे हम रेंज को एक्स वाई जेड बोलेंगे या सिर्फ वाई जेड बोलेंगे? सिर्फ वाई जेड होगा, क्योंकि वाई रिलेटेड है, एक्स रिलेटेड है, जेड रिलेटेड है, एक्स किसी के साथ भी रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे रेंज हम कभी भी बी नहीं बोलते, बट हाँ रेंज कैन बी, ठीक है, इट कैन बी बी, इट कैन बी अ सबसेट ऑफ बी, और इट कैन बी एग्जैक्टली इक्वल टू बी। दोनों पॉसिबिलिटीज है, दोनों पॉसिबिलिटीज होंगी, इट कैन बी बी और इट कैन बी अ सबसेट ऑफ बी। और एक चीज, एक नया टर्म है कोडोमेन, ठीक है। कोडोमेन क्या होता है? अब जो आप लोगों का क्वेश्चन था कि फिर ये बी का काम क्या है, तो बी का काम मैथ्स में बस इतना है कि जब एक इनपुट सेट डिफाइन किया जाता है, मतलब फंक्शंस जैसे जनरली हम एक सेट ऑफ नंबर्स पे डिफाइन करते हैं, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, या नेचुरल नंबर से होल नंबर, नेचुरल नंबर से इंटीजर्स वगैरह वगैरह। तो अभी आपको भी पता है कि इंटीजर्स के अंदर तो बहुत सारे वैल्यूज होते हैं, नेचुरल नंबर्स के अंदर भी बहुत सारे वैल्यूज होते हैं। तो फंक्शन जब एक सेट से दूसरे सेट के ऊपर डिफाइन करते हैं, तो जो पहला वाला सेट होता है उसको हम कहते हैं डोमेन सेट, और जो दूसरा वाला सेट होता है उसको हम कहते हैं कोडोमेन सेट। तो यहां से क्या हम जाने, यहां से ये जाने कि जो रेंज होता है, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। कुछ केसेस में रेंज सेट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू कोडोमेन सेट, और कुछ केसेस में रेंज सेट जो होगा वो कोडोमेन सेट का एक सबसेट होगा। एग्जांपल के फॉर्म में सिद्धांत, सर कोडोमेन एक बार और। हाँ, फंक्शंस हमेशा दो सेट के ऊपर डिफाइन होता है। हो सकता है कि क्वेश्चन में बोला हो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, हो सकता है नेचुरल नंबर से रियल नंबर के ऊपर डिफाइन किया गया वगैरह वगैरह। तो जब हम a और b दो सेट दिखा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि फंक्शन a से b के ऊपर डिफाइन है, मतलब a से इनपुट जाएगा और वो इनपुट के लिए आउटपुट होना चाहिए b के अंदर, तो a सेट हमारा होता है डोमेन सेट, b सेट होता है हमारा कोडोमेन सेट, ठीक है। अब इसी b सेट के अंदर के जो आउटपुट होंगे वो सारे आउटपुट्स का जो सेट होता है, b के अंदर के सारे आउटपुट्स का जो सेट होता है
उसको हम कहते हैं रेंज। तो रेंज कभी बी के बराबर हो सकता है या बी से थोड़ा छोटा होगा, मतलब बी का सबसेट होगा। तो इसी के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं ना कि बी सेट तो हमारा कोडोमेन ही है। तो कहने के लिए रेंज या तो कोडोमेन के बराबर होगा, कोडोमेन के बराबर होगा या कोडोमेन का सबसेट होगा। इसीलिए जो फाइनल चीज यहां से निकल कर आती है दैट रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। समझ में आया सिद्धांत? क्लियर सर। कोई डाउट है? यस यस बहुत वो नहीं लग रहा, बहुत जबरदस्त वाला यस नहीं लग रहा। कौन सा पार्ट में कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही बताना। सलोनी का कहना है ए टू ए हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सलोनी का कहना है कि सर ये जैसे ए से बी लिखते हैं, क्या ये ए टू ए हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखो एकदम सिंपल सा एग्जांपल, f लेट्स से n टू n, n क्या है? नेचुरल नंबर, और हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन है हमारा लेट्स से x प्लस बाहर जा रहा है सर। बाहर जा रहा है, सॉरी, ठीक है। ये फंक्शन है हमारा n टू n, तो n का मतलब क्या है? नेचुरल नंबर का सेट। तो यहाँ भी नेचुरल नंबर लगा रहे हैं, यहाँ भी नेचुरल नंबर लगा रहे हैं, ठीक है। और फंक्शन है हमारा x प्लस 2। क्लियर? तो जो भी इनपुट देंगे उस इनपुट के लिए आउटपुट क्या होगा? 2 बढ़कर बाहर निकल के आएगा। तो इसके बेसिस में अगर हम पूछे डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा एंड रेंज क्या होगा। तो अब आपको क्या पता होना चाहिए कि डोमेन एंड कोडोमेन तो मैं यहीं से देख के बता सकता हूँ। ये हमारा डोमेन हो जाएगा और ये हमारा कोडोमेन हो जाएगा, ठीक है। तो डोमेन हो गया हमारा n, कोडोमेन भी हो गया हमारा n। रेंज क्या होगा यहाँ पे? सलोनी रेंज क्या होगा यहाँ पे? शिवम का एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर क्या फंक्शन सिर्फ 2 सेट्स के लिए डिफाइंड है? तो शिवम इवन 3-4 सेट्स के लिए भी डिफाइंड होता है। वो आता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के ऊपर। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, मतलब ठीक है, बट पॉसिबल है। क्लियर? पॉसिबल है। अभी फिलहाल हम एक सिंपल तरीके से देखेंगे कि अगर हम एक इनपुट दे रहे हैं तो उसके लिए जो आउटपुट आएगा बस वो। ओके गाइस, यहां बताइएगा फंक्शन है n से n, नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर सेट के ऊपर डिफाइंड, और फंक्शन क्या है? x प्लस 2 है। तो यहाँ क्लियरली जो पहला सेट होता है वो डोमेन सेट होता है, दूसरा सेट जो होता है कोडोमेन सेट होता है। तो डोमेन n है, कोडोमेन भी n है। रेंज क्या है? प्लीज चैट बॉक्स में बताओ, देख सकते हो। सलोनी का कहना है 2 से इनफाइनाइट, सॉरी 3 टू इनफाइनाइट। शिवम का कहना है नेचुरल नंबर। राशि का कहना है 3 से इंफिनिटी। बाकी लोग सिद्धांत, रविशंकर, दीक्षा, आनंद, आप लोगों के भी आंसर आने चाहिए। सिद्धांत का आंसर आया 2 से इंफिनिटी, आनंद का आंसर है 3 से इंफिनिटी, दीक्षा, रवि, दीक्षा क्या आंसर है? सिद्धांत ठीक है, अभी ठीक है। अभी तक आपने आंसर नहीं किया था क्या आदर्श? कौन बचा अभी? दीक्षा एंड रविशंकर। क्या है आंसर दीक्षा, रवि? अब 1 बज गया, रवि बज गया। रवि आंसर बताओ। अच्छा देखिए, तो यार डोमेन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का मतलब क्या है? 1 से इंफिनिटी ना। तो शुरुआत होगी 1 से और फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। तो 1 से इंफिनिटी में जब आपने शुरुआत की एकदम छोटा वैल्यू से, देखो रेंज का मतलब होता है कि सबसे छोटा इनपुट के लिए सबसे छोटा आउटपुट क्या है? रॉ लैंग्वेज में। और सबसे बड़ा इनपुट के लिए सबसे बड़ा आउटपुट क्या है? अब इसकी बात करें तो इसका बड़ा आउटपुट, बड़ा इनपुट तो इंफिनिटी है, डिफाइंड नहीं है, लेकिन सबसे छोटा इनपुट तो हमें पता है
और ये क्या है x प्लस 2 है। तो हम जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाएंगे, x की वैल्यू बढ़ाएंगे, x प्लस 2 बड़ा होते जाएगा। एग्री करते हो? तो जब हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें आउटपुट क्या आएगा? 1 प्लस 2 3। तो हमारा मिनिमम वैल्यू क्या दिख रहा है यहाँ पे? 3 दिख रहा है। आप में से कुछ लोगों ने मिनिमम वैल्यू को 2 बोला है, लेकिन 2 कब आएगा? 2 तो तभी आएगा जब x का वैल्यू 0 डालेंगे। क्या 0 डाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि हम नेचुरल नंबर ले रहे हैं। 0 कब होता? जब मैं आपको होल नंबर का सेट देता। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा रेंज होगा वो रेंज आएगा b से लेके इंफिनिटी। ठीक है, क्योंकि जब आप x पे इंफिनिटी डालोगे तो इंफिनिटी प्लस 2 भी इंफिनिटी ही रहेगा। क्या ये चीज क्लियर है? देखो गाइस, ये वाली क्लास में मेरा सिंपल सा कंसर्न था कि फंक्शंस का जो एक्चुअल फीलिंग है, जो मीनिंग है, वो आपको पता होना चाहिए। अब ये जो डोमेन हो गया, कोडोमेन हो गया, रेंज हो गया, ये मैथमेटिकल टर्म्स हैं, राइट? बट मेन चीज फंक्शन का क्या होता है वो अगर समझ में आया तभी जाकर हम आगे टर्म्स लेंगे, एक्सप्रेशन लेंगे, तो आप अभी उसे सॉल्व कर पाओगे, राइट? तो घर जाकर जो जो रेफरेंस बुक है या थोड़ा नेट से कहीं से भी एटलीस्ट स्टार्टिंग के 3-4 पेजेस को अच्छे से रीड करना, एक एक लाइन समझ में आना चाहिए। ओके, कल की क्लास जो होगी उसमें हम क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में हमने कोई खास क्वेश्चन नहीं किया, एक दो सिंपल क्वेश्चन है। मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। फंक्शन दिख रहा है आपको, f of x = 1/x। एक सिंपल सा फंक्शन है। किस टाइप का फंक्शन है यार? हम जो भी इनपुट देंगे वो उसको उल्टा करके आउटपुट निकाल कर देंगे, राइट? 5 का इनपुट दोगे तो आउटपुट आएगा 1/5। 2 का इनपुट दोगे आउटपुट आएगा 1/2। 1/2 का इनपुट देखो तो आउटपुट आएगा 2 का, राइट? तो जो भी इनपुट देंगे उसका आउटपुट 2 होकर आएगा। तो ये देखो, ये देखकर क्या एक ऐसा नंबर आपके दिमाग में आ रहा है जो कि हम एज एन इनपुट यहाँ पे नहीं कर सकते, नहीं डाल सकते? सलोनी का आंसर आ चुका है, सिद्धांत दीक्षा का भी आंसर आ चुका है। राशि का भी आंसर आ चुका है। आनंद, आदर्श, रवि, आप लोगों का आंसर नहीं है। आई थिंक आदर्श का थोड़ा इंटरनेट का इशू हो रहा है। तो देखिए क्लियरली आपको दिख रहा है कि x हमारा एक फ्रैक्शन में है जिसका न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर में सिर्फ x अकेला है। तो इसकी अगर डोमेन की बात करें तो चाहते तो आप कुछ भी रख सकते थे, कोई भी रियल वैल्यू रख सकते थे, लेकिन उस रियल वैल्यू में एक चीज नहीं कंसीडर कर सकते। कौन सा? वो है 0 वाला। 0 कंसीडर करोगे तो क्या हो जाएगा? फिर ये 0 का इनपुट देंगे तो आउटपुट क्या है? डिफाइंड नहीं है, और हम मशीन के अंदर वही इनपुट डालेंगे जिसके लिए एक वेल डिफाइंड आउटपुट आता है। ठीक है, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में भी हम वही इनपुट डालेंगे जिसके लिए एक आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे डोमेन हो गया ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 0। ठीक है आनंद, क्वेश्चन बस इतना है कि f of x = 1/x, तो डोमेन क्या होगा? मतलब x का हम क्या क्या वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो गाइस सेशन को मैं यहीं पे एंड करूंगा। घर जाकर आपको फिर से रिलेशंस के ऊपर थोड़ा सा रीडिंग करना है, फंक्शंस के ऊपर रीडिंग करना है, फंक्शन मैपिंग क्या होती है उसके ऊपर रीड करना है आपको, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। कल के दिन में मैं वो जो 6-7 फंक्शन थे, लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉडुलस फंक्शन, फटाफट में इन सारे फंक्शंस का ग्राफ बताऊंगा। उन फंक्शंस के लिए डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये बताऊंगा। तो अगर आप वो 7-8 फंक्शन घर से पढ़ लोगे तो थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। वो जब जैसे हम वो 7-8 फंक्शंस को कर लेंगे, वो करने के बाद फिर हम डोमेन रेंज की क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि अब देखो 1/x का आपको दिख रहा है कि डोमेन है r एक्सेप्ट 0। अब इसमें क्या चेंज कर सकता था मैं? इसमें चेंज कर सकता था कि 1/x² - 4। अभी भी तो ये एल्जेब्रिक फंक्शन ही है ना, मतलब इट्स नॉट एन एल्जेब्रिक फंक्शन, इट्स अ रैशनल फंक्शन, लेकिन डिनोमिनेटर में तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का भी तो आइडिया क्या लगाया था हमने
कि हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हमारा आइडिया क्या होना चाहिए कि यार कुछ भी हो जाए डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो अब आप क्या सोचोगे, आप सोचोगे कि डिनोमिनेटर 0 कब कब हो सकता है। मैं देख सकता हूं कि बहुत लोगों का आंसर आ भी रहा है, x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x प्लस 2 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आएगा, जहां से x का वैल्यू 2 भी आ जाएगा एंड माइनस 2 भी आ जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे x का वैल्यू 2 भी नहीं रख सकते और माइनस 2 भी नहीं रख सकते, क्योंकि दोनों ही केस में डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो अब इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, इस फंक्शन का डोमेन होगा r ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -2 एंड 2, ठीक है। तो ज्यादा हमने कुछ मुश्किल चीजें आज की क्लास में नहीं पढ़ी है, बट एकदम नया था आप लोगों के लिए। किसी ने भी अगर अभी तक पढ़ाई नहीं की थी 11th में तो उसके लिए कंप्लीटली न्यू होगा। तो आपका काम होगा घर जाकर इसका प्रॉपर अच्छे से डेफिनेशन पढ़िएगा, और कहीं पे भी मान लो कोई चीज नहीं समझ में आती है आप ग्रुप पे पूछें, कल की क्लास के लिए भी वेट करने की जरूरत है, ग्रुप पे पूछो, मैं वहां पे बता दूंगा। बाकी और डाउट वगैरह कल हैंडल करूंगा, और कल हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शंस के ग्राफ देखेंगे और फिर डोमेन रेंज के अच्छे वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अच्छा आदर्श, चलो थोड़ा रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, मैं सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ, ओके। मिलते हैं कल की क्लास में।